हम बात करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। जैसे हमने इसके पहले देखा, इसके पहले में आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने बात किया हुआ है कि किस तरह से जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है उसके सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर बात किया गया है प्रकाश की तीव्रता के बारे में। और अगर प्रकाश कितना भी तीव्र हो, उसकी तीव्रता बढ़ाने से विद्युत धारा में बदलाव होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता है। अब वहाँ पर यह बात भी बोला गया था कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। अगर वो पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा तो पृष्ठ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगा या संग्रहित होगा। यहाँ पर आइंस्टीन का ऐसा नहीं बोलना था। आइंस्टीन का ये बोलना था कि जब भी हम लोग प्रकाश को आपतित करते हैं तो कोई एक ही इलेक्ट्रॉन सारा ऊर्जा अवशोषित करता है। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी लाइट होता है, जो भी विकिरण होता है, वो विकिरण ढेर सारे छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है और उन कणों को उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटा। उन्होंने ये बोला कि कोई एक जो प्रकाश होता है वो ढेर सारे कणों में विभाजित होता है और हम लोग उसमें से उन कणों को क्या बोलते हैं, क्वांटा। और किसी भी क्वांटा के पास जो कम से कम ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है एच म्यू। तो एच म्यू आपको पता है, जो एच होता है वो फ्लाइंग कांस्टेंट होता है और जो म्यू होता है वो एनर्जी होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी फोटोन, जो भी क्वांटा आपतित हो रहा होगा मेटल प्लेट पर या धातु के पृष्ठ पर, तो उसके पास जो कम से कम ऊर्जा होगी वो एच म्यू के बराबर होगी। यहाँ पर जो म्यू है वो आवृत्ति है, जो भी प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति। आइंस्टीन के हिसाब से इसका जो मान है वो मान कम से कम दहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अब जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक धातु के लिए कार्यफलन होता है जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो जो वर्क फंक्शन होता है और जो ये होता है क्वांटा की ऊर्जा, इन दोनों का जो अंदर होता है वो क्या होता है, वो होता है गतिज ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर आता है। तो हमने फॉर्मूला देखा था जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, के मैक्स काइनेटिक एनर्जी बराबर एच म्यू माइनस फाई ज़ीरो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसके पास जो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी होगा, समझिए कि एक जो मेटल प्लेट है, एक इलेक्ट्रॉन एकदम सरफेस पर है, एकदम ऊपर पृष्ठ पर है। यहाँ से प्रकाश गिरा, उसने प्रकाश का ऊर्जा अवशोषित किया और बाहर आ गया। अगर वो बाहर आ गया तो समझिए कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा, वो मैक्सिमम यानी उच्चतम होगा। और वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा एच म्यू माइनस फाई नॉट। तो एच म्यू क्या हो गया, ये हो गया क्वांटा की ऊर्जा और ये हो गया कार्यफलन। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड हो, ज़्यादा दृढ़ता से आबद्ध हो। तो जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दृढ़ता से बंधा हुआ रहेगा उसको बाहर आने में, जब वो बाहर निकलेगा तो उसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी, उच्चतम नहीं होगी, बल्कि उच्चतम से थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अधिक दृढ़ता से आबद्ध इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने पर उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम मास से कम होती है। और यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता पर सेकंड बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 फोटॉन्स को फेंका, 10 क्वांटा आपने फेंका, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। 20 फेंकेंगे तो 20 बाहर आएंगे, 100 फेंकेंगे तो 100 बाहर आएंगे। तो पर सेकंड, समझाने के लिए मैंने बोला, पर सेकंड जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटॉन्स को आप आपतित करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर आएंगे, जैसे यहाँ बोला गया है। तो यहाँ देखिए बोला गया है उत्सर्जित प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा पर निर्धारित होती है। जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी क्वांटा की, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, गतिज ऊर्जा किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे। कभी भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। यहाँ देख सकते हैं जो उच्चतम वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की, वो वृत्त जो आवृत्ति म्यू है उस पर निर्भर करती है। जैसे अभी हमने बात किया, वो विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। और यहाँ पर एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जब आप फोटोन फेंकते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। तो वहीं बोला गया है एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा विकिरण के एकल क्वांटम के अवशोषण से उत्पन्न होता है। मतलब कि आपने फेंका एक फोटोन, तो वो फोटोन गिरेगा, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, बाहर आएगा, फिर आप फोटोन डालेंगे, फिर ये बाहर आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मेटल प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसका कार्यफलन मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने एक फोटोन फेंका, इसके पास जो ऊर्जा है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब इतनी ऊर्जा है कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, लेकिन ये एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा।
इसको हम लोग 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमेना बोलते हैं, जो यहाँ लिखा गया है, जो यहाँ पर लिखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा विकिरित से एकल क्वांटम के अवशोषण से उत्पन्न होता है। मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो अगर यहाँ जैसे कितना चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने का अंतर आया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो कितना रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यहाँ भी आगे देख सकते हैं कि कभी भी जो ये होता है आवृत्ति वो हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जगह क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो यहाँ पर वही बात देखिए बोला गया है कि देहली आवृत्ति का मान अधिक होगा। एक देहली आवृत्ति अस्तित्व में होती है जिससे कम आवृत्ति पर कोई भी प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बार बार बोला गया है, आइंस्टीन के थियरी में, इनके विद्युत समीकरण में ये बात बार बार बोला गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से धातु के पृष्ठ से तभी बाहर आएंगे जब उन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम बाहर से एनर्जी दे रहे होंगे तो जो प्रकाश के पास एनर्जी होगी वो एनर्जी कार्यफलन के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करें आवृत्ति के हिसाब से तो जो भी प्रकाश हम आपतित करेंगे उसके पास जो आवृत्ति होगा वो आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अगर आप फोटॉन्स की मात्रा बढ़ाएंगे, क्वांटा की मात्रा बढ़ाओगे तो फोटॉन्स की मात्रा यानी लाइट की तीव्रता बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज़्यादा होगा। तो अगर आप किसी एक सेकंड में किसी एक एरिया में, जैसे आपने कोई छोटा सा एरिया लिया और आपने यहाँ पर लगातार प्रकाश आपतित कर रहे हैं, तो पर सेकंड अगर आप ज़्यादा फोटॉन्स, ज़्यादा पार्टिकल्स गिराएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा, कम पार्टिकल्स गिराएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तीव्रता कम होने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने में समय ज़्यादा लगेगा। इसका ये मतलब नहीं होता अगर तीव्रता कम है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें विद्युत धारा मिलेगा उसका मान कम होगा। तो जो हमें विद्युत धारा मिलेगा उसका मान कम होगा। तीव्रता कम होने का मतलब यहाँ पर ये होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर सिर्फ उसी कंडीशन में नहीं आएगा जब जो आप प्रकाश आपतित करेंगे उसके पास जो आवृत्ति होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति से कम होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और हमें उसकी वजह से क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। जब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे तब यहाँ देख सकते हैं, जब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर hmu माइनस फाई, तो इसको हम लोग लिखते हैं EV0 बराबर hmu माइनस फाई लिखो या फाई जीरो लिखो, दोनों कार्यफलन को बताता है। तो यहाँ से V0 क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा h डिवाइड बाई डी म्यू माइनस फाई डिवाइड बाई ई। आप इसके पहले के लेक्चर्स देखिए, वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। ये जो अपना इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है सरल रेखा का, स्ट्रेट लाइन का। और यहाँ देखिए जो ढलान है, स्लोप, वो h/e है जो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि आप कोई भी धातु लीजिए, हर धातु के लिए h/e का मान समान होता है। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे मिल्टन, उन्होंने आइंस्टीन का जो थ्योरी था उसको गलत साबित करने के लिए काफ़ी प्रयोग किए, लेकिन जब उन्होंने प्रयोग किया तो उनको लास्ट में यही निकल कर आया कि आइंस्टीन ने जो अपना इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन एकदम से सही है। उन्होंने सोडियम को लेकर H का मान पता किया था, तो उन्होंने ये देखा कि जो H का मान आ रहा है और जो H का मान पहले से दिया हुआ है दोनों लगभग समान है। तो भले ही वो आइंस्टीन की थ्योरी को गलत प्रूफ करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही इसको वेरीफाई किया कि जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है उसके पास दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो कण की, जो प्रकाश है वो कण के जैसा भी बिहेव कर सकता है और तरंग के जैसा भी बिहेव कर सकता है। वो निर्भर करता है कि आप कौन सा प्रयोग कर रहे हैं और आपने कौन सा वेवलेंथ, कौन सा आपने आवृत्ति यूज़ किया हुआ है। आवृत्ति का बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट का, यूवी रेज, पराबैंगनी किरण, तो अगर आप बोलेंगे पराबैंगनी किरण, तो पराबैंगनी किरण के केस में आप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित करा सकते हैं। तो आप प्लेट पर अगर पराबैंगनी किरण डालते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए लाइट का तरंग नेचर ही होना चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये होता है